नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश को लेकर भारत की कूटनीति और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नए साल के मौके पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के महत्वपूर्ण संबोधन पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका में न्यूयॉर्क मेयर ममदानी की शपथ पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। नए साल के मौके पर भी नहीं रुके हमले। खेरसोन स्थित रूसी क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों का ड्रोन हमला, कम से कम 2 दर्जन लोगों की मौत। पुतिन आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के रूसी दावे को CIA ने किया खारिज। स्विट्जरलैंड में नए साल के जश्न के दौरान बड़ा हादसा, भीड़ भाड़ वाले लग्जरी स्की रिजॉर्ट में लगी आग, दर्जनों लोगों के मरने की आशंका, करीब 100 घायल। आतंकी घटना से पुलिस का इनकार। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर पद की ली शपथ। दशकों से बंद पड़े सबवे स्टेशन की सीढ़ियों पर खड़े होकर ली शपथ। 4 नवंबर को मेयर चुनाव जीतकर रचा था इतिहास। अमेरिकी सेना का मादक पदार्थों की कथित तस्करी में शामिल 3 और नौकाओं पर घातक हमला, कुल 8 लोगों की मौत। ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान में अब तक 115 तस्करों की हो चुकी है मौत। बुल्गारिया ने EU में शामिल होने के 19 साल बाद अपनाया यूरो मुद्रा अपनाने वाला बना 21वां देश। स्थानीय मुद्रा लेव भी भुगतान के लिए रहेगी वैध। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश की यात्रा पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र सौंपा। वहीं बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने जयशंकर की यात्रा को भारत बांग्लादेश रिश्तों का नया अध्याय करार दे दिया। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि PM मोदी के इस पत्र में क्या लिखा गया था। वहीं आपको बताएंगे कि आगामी आम चुनावों से पहले बांग्लादेश में जमात और NCP के गठबंधन को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के बाद हम अपने विशेषज्ञ मेहमान से इस पर चर्चा भी करेंगे। ये नजारा ढाका के मानिक मियां एवेन्यू का है, जहां बुधवार को हजारों की संख्या में लोग बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में शामिल हुए। इस अवसर पर कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब रहने के बाद 30 दिसंबर को ढाका में उनका निधन हो गया था। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से भी मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश भी सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में बेगम खालिदा जिया से 2015 की अपनी एक मुलाकात को याद किया। उन्होंने लिखा कि भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश यात्रा को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दोनों देश रिश्तों में एक नया अध्याय लिखने के लिए उत्सुक हैं। बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा जिया का बड़ा योगदान रहा। बेगम खालिदा ने 41 साल तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। खालिदा जिया 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान बेगम खालिदा 3 बार प्रधानमंत्री रहीं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की लंबी राजनीतिक यात्रा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके विश्वास का स्पष्ट उदाहरण है। इसके अलावा बेगम खालिदा जिया ने भी राजनीतिक गतिविधियों में बराबर अपनी जिम्मेदारी निभाई। दूसरी तरफ जमात इस्लामी जैसे धार्मिक कट्टरपंथी दलों ने लगातार हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। इसी कड़ी में अब जमात ने पिछले साल हुए छात्र आंदोलन से पैदा हुई NCP यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी से आगामी चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा कर दी है। ऐसे में हिंसा से उपजी NCP और जमात के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लोकतंत्र में उनकी आस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है।
इस गठबंधन के बाद एनसीपी में अंदरूनी घमासान भी देखने को मिल रहा है। भारत की तरफ से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग जाकर खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं। तो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई कि बांग्लादेश में किस तरह से जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर हैं वो बांग्लादेश पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी का पत्र वहां पर जो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं तारिक रहमान उनको सौंपा गया था। इस पर भी हम अपने विशेष मेहमान के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही जिस तरह से वहां पर आम चुनावों को लेकर के जिस तरह से वहां पर हलचल बढ़ रही है और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया कि किस तरह से वहां पर जमात और जो एनसीपी जो छात्रों की पार्टी है, छात्रों की पार्टी इस मायने में कि अभी जब पिछले साल वहां पर हमने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से वहां पर अराजकता फैली थी, उस वक्त ये छात्र थे, इनकी बड़ी भूमिका वहां पर थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली जिसको एनसीपी कहा जाता है, और जमात और एनसीपी का गठबंधन ये सवालों के कटघरे में है, क्योंकि ये दोनों जो दल हैं, दोनों की जो मानसिकता है, दोनों के जो विचार हैं वो कट्टरपंथ की ओर जाते हैं। और जब जमात और एनसीपी मिल जाती हैं तो हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश से सामने आई थी, वहां पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां पर अल्पसंख्यकों को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस सब को लेकर के कहीं ना कहीं और सवाल उठ रहे हैं इन दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर के। और वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की मौत के बाद अब तारिक रहमान जो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी ओर सबकी नजरें लगी हुई हैं, और जल्द ही आम चुनाव भी वहां पर होने हैं बांग्लादेश में, तो इसको लेकर भी ये नजरें वहां पर लगी हुई हैं। हमारे विशेष मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम इसको लेकर के बातचीत करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो स्थिति काफी वहां पर नाजुक बनी हुई है। एक तो आम चुनाव वहां पर होने हैं और जिसके लिए कहा जा रहा है कि फरवरी में वहां पर आम चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन जमात की हम बात करें या एनसीपी की हम बात करें, कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है कि इन आम चुनावों को थोड़ा सा डिले किया जाए। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उनसे बातचीत करेंगे इस पर। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, बांग्लादेश को लेकर के ये रिपोर्ट थी और इसमें हमने आपको दिखाया था कि बेगम खालिदा जिया की मौत के बाद जब उनको सुपुर्दे खाक वहां पर किया जा रहा था, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंचे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र, जो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको ये पत्र सौंपा। और ये पत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है बांग्लादेश के लिए कि जिस तरह से बांग्लादेश अपने देश में जो अंतरिम सरकार है वहां पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उस सरकार के अंदर में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में पिछले 1 साल से या उससे भी ज्यादा समय से एक भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। बांग्लादेश में चाहे हम जमात की बात करें या एनसीपी की हम बात करें या जो वहां पर कट्टरपंथी ताकतें हैं उनकी हम बात करें, वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी अभियान को वहां पर हवा दे रहे हैं। और साथ ही साथ वहां पर अल्पसंख्यकों की, बौद्धों की, हिंदुओं की वहां पर हत्याएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। इस सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री का ये पत्र तारिक रहमान को, जो बीएनपी के कार्यकारी अधिकारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ा संदेश है कि इस इलाके की हम बात करें तो भारत का दिल कितना बड़ा है, ये अपने आप में एक पहला संदेश है। और उसके अलावा जिस तरह के वहां पर हालात हैं, जो अभी हमने आपको बताया, हमारी रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर एनसीपी और साथ ही साथ जमात का गठबंधन हो गया है आने वाले आम चुनाव को लेकर के। और आवामी लीग की हम बात करें, जो शेख हसीना, जो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, जिनका तख्ता पलट किया गया था, शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, वो इस बार वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है। आवामी लीग को कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया है। तो आम चुनावों की अगर हम बात करें तो जो समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों में एक तरफ एनसीपी और जमात का गठबंधन, पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे विशेष मेहमान और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक रंजन जी, वक्त थोड़ा कम है, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में थोड़ा देर से जुड़ पाए, इसलिए पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर गए थे और प्रधानमंत्री मोदी का जो पत्र वहां पर सौंपा गया तारिक रहमान को, किस तरह से कूटनीति की भाषा में आप इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, मैं इसको कहूंगा कि रिकॉग्नाइज प्रैग्मेटिक कूटनीति, यानी अब जो वहां होने वाला है, लगता तो ऐसे ही है कि बीएनपी शायद सत्ता में आ जाए या कोई कोalition बना के आ जाए और शायद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। इसलिए ये मतलब पॉलिसी में तो बनता है कि पहले से आप उनसे मतलब जो बातचीत कर दें शुरू, और उनको अपनी जो कंडोलेंसेस वगैरह जो पीएम ने भेजी हैं वो सब सिग्नल कर दें कि भाई देखिए, हमें आपके खिलाफ कुछ नहीं है, हम अगर आप हमारे साथ हाथ मिला के चलना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, क्योंकि दोनों के देश के हित का मामला है, ये कोई पर्सनल मामला किसी का नहीं है। तो देश के हित के मामले में तो एक साथ काम करने से हमको भी फायदा है, उनको भी फायदा है। क्योंकि अगर वो अब देखिए, बांग्लादेश और इंडिया की तो बड़ी मतलब काफी क्लोज निट इक्वेशन थी, और अभी भी ट्रेड बहुत है, लोगों का आना जाना है और काफी चीजें हैं। वो हमसे बिजली लेते हैं, हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह उनको मिलता है। तो इस तरह का जो अगर आप देखें तो इकोनॉमिक जो बंधन है वो बहुत तगड़ा है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो कोई भी वहां प्रधानमंत्री बने, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उनको तो ये वास्तविकता को देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ हमें अगर अच्छे रिश्ते रहें, थोड़ा बहुत तो वो करेंगे, पाकिस्तान की तरफ झुकेंगे, चाइना की तरफ झुकेंगे, इंडिया को दिखाएंगे कि देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं, वो बैलेंसिंग करते हैं। हमारे मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो वो हो सकता है थोड़ा। पिनाक रंजन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत, गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की भीषणता में कोई कमी नहीं आई है। वहीं नए साल के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने अपने देशों को संबोधित किया। दोनों के संबोधनों से ये पता चला कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को चल रही शांति वार्ता में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी आगे की राह काफी कठिन है। पुतिन ने तो अपने संबोधन में युद्ध को जीतने की तक बात कह डाली। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ताजा स्थिति को समझने के लिए दोनों का संबोधन कैसे महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के बाद इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। यूक्रेन में शांति समझौते की कवायद भले ही लंबे समय से चली आ रही हो, लेकिन हाल के दिनों में हुई प्रगति से संघर्ष के जल्द खत्म होने की उम्मीद जगी है। अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच संशोधित प्रस्ताव पर 90% मुद्दे पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 10% मुद्दे पर फैसला होना बाकी है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक समझौते का यही 10% हिस्सा शांति का भविष्य, यूक्रेन और यूरोप का भाग्य तय करेगा। नए साल की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति का पक्षधर है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। कीव के लोग संघर्ष का अंत देखना चाहते हैं, यूक्रेन का नहीं। यूक्रेन के मुताबिक कोई भी समझौता तब तक बेकार है जब तक कीव को भविष्य के हमलों से बचाने के लिए पुख्ता सुरक्षा गारंटी नहीं मिल जाती। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नए साल पर देश को संबोधित किया। पुतिन ने सैनिकों को नायक बताते हुए यूक्रेन के खिलाफ जीत का भरोसा जताया। हालांकि अपने संबोधन में पुतिन ने उन आरोपों का कोई जिक्र नहीं किया जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन ने उनके आवास पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी। यूक्रेन रूस के आरोपों को पहले ही खारिज कर चुका है। बहरहाल हाल ही में पुतिन के आवास के पास हुए कथित ड्रोन हमले के बाद रूसी सैनिकों का हमला और तेज हो गया है। कीव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए क्रेमलिन ने कहा है कि किसी भी समझौते के लिए रूस अपनी पुरानी मांग पर कायम रहेगा। बहरहाल शांति समझौते पर कूटनीतिक कोशिशें तेज तो हो गई हैं, लेकिन क्षेत्रीय रियायत अब भी सबसे बड़ी बाधा के रूप में मुंह बाए खड़ी है। दरअसल अमेरिका की अगुवाई में हाल के दिनों में बातचीत की कोशिशें बढ़ी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकला। हालांकि यूक्रेन में शांति को लेकर इसी महीने की शुरुआत में ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ शांति समझौते के लिए बचे मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। शांति समझौते के लिए रूस के कड़े रुख पर यूरोपीय संघ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईयू ने क्रेमलिन पर बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश का आरोप लगाया। दरअसल पुतिन पर ये आरोप तब लगा जब रूसी रक्षा मंत्रालय ने मार गिराए गए एक ड्रोन का वीडियो जारी किया। मंत्रालय का दावा है कि ये उन 91 यूक्रेनी ड्रोन में से एक था जो कथित तौर पर पुतिन से जुड़े एक आवास पर हमले में शामिल थे। इस बीच अमेरिका ने रूस से जुड़ी एक सर्बियाई तेल कंपनी NIS को अस्थायी राहत देते हुए 23 जनवरी तक संचालन की अनुमति दे दी है। फैसले को रूस को रियायत देने और यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मामले पर उनसे बातचीत करेंगे। पिनाक रंजन जी, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो अब ये 2026 में भी ये युद्ध अभी भी चालू है। कल वहां पर यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपति की ओर से जो अपने देश को संबोधित किया गया था, उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो कहा कि 90% शांति वार्ता को लेकर के सहमति बन गई, 10% अभी काम किया जाना बाकी है। लेकिन पुतिन की ओर से कोई ज्यादा शांति वार्ता की बात कही नहीं गई। उन्होंने कहा कि वो युद्ध जीतेंगे। अपने सैनिकों को उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, किस ओर जा रहा है ये मामला? देखिए, ज़ेलेंस्की ने जो कहा कि शांति वार्ता में 90%
मतलब जो समझौता हो गया है, मुझे लगता है शायद वो सही भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट जो है, क्योंकि वो तो मान गए हैं कि जो रूस ने जो कब्जा कर लिया है टेरिटरी, वो छोड़ने को तैयार है, पर अब वो कहाँ बॉर्डर बनेगा उस पे है। रूस कुछ और टेरिटरी मांग रहा है, पूरा डॉनबास का टेरिटरी मांग रहा है, और पुतिन ने इसलिए कुछ नहीं बोला उस पे क्योंकि वो प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी युद्ध तो चलती रहेगी, हम जीत के रहेंगे। ये तो खैर रेटोरिक तो होता है ना इस तरह के जब मतलब युद्ध होते हैं। तो पुतिन साहब का तो मुझे लगता है रवैया यही है कि वो प्रेशर बनाए रखेंगे, और जेलेंस्की वैसे भी प्रेशर में आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन पे बहुत प्रेशर डाला कि आप मान जाइए, आप थोड़ा सा जमीन जो है उन्होंने कब्जा किया है, जो टेरिटरी उसको दे दीजिए, मान जाइए नया बाउंड्री। और उधर फिर उनके साथ और भी चर्चा हुई है कि अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर मैं मान भी जाऊं तुम आगे भी तो ये हो सकता है, मतलब वो हड़पने के बाद वो फिर आगे और टेरिटरी मांगना शुरू करें, और या उसके लिए युद्ध शुरू करें। तो वो एक गारंटी मांग रहे हैं, मतलब अमेरिका से और बाकी जो वेस्टर्न नेशंस हैं कि आप गारंटी दीजिए कि वो आगे कुछ नहीं होगा। अब वो गारंटी कहते वेस्ट तो दे सकता है, पर वो अगर रशिया मंजूर करे या ना करे, क्योंकि ये युद्ध शुरू ही हुआ था क्योंकि नेटो देश ने मतलब यूक्रेन को बोला था कि आप नेटो ज्वाइन कर लें, इसी वजह से ही वो मतलब पुतिन को सर इस सब के बीच ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से करीब आ रहे हैं जी, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से यूरोप के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर काफी दबाव डाला गया है, एक खबर ये भी आ रही है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, खबर ये आ रही है कि अमेरिका की ओर से रूस की एक बड़ी तेल कंपनी को कुछ ढील भी दी गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डील मेकर तो ट्रंप साहब है ही, उन्होंने किताब भी लिखी है द आर्ट ऑफ द डील, यानी वो इधर से कुछ देंगे उधर से कुछ ले लेंगे, और ये मत। और उनका एक और डील का टेक्निक ये है कि खुद वो एक बिजनेसमैन है, उनकी पूरी फैमिली बिजनेस करती है, तो वो तेल मिल जाए तो वो अमेरिका को फायदा होगा, उससे वो मतलब जो कमाई होगी उससे उनको फायदा होगा। उधर वेनेजुएला पे भी वो चढ़ाव कर रहे हैं क्योंकि वो उनको तेल चाहिए, वो कहते हैं ये तेल हमको चाहिए, हम आप बाहर मत बेचिए। तो ये सब अमेरिका की नीति रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तेल पे कब्जा कर लें, और इसलिए वो कंसेशंस दे रहे हैं कुछ पुतिन को, क्योंकि पूरे सैंक्शंस तो उन्होंने लगा रखे हैं, उसकी वजह से हमको भी दिक्कत हो रही है तेल आमदनी करने के लिए। तो अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है, फिर तो ठीक है। पिनाक रंजन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ली। ममदानी नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर जीत हासिल कर चुके थे। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब न्यूयॉर्क के मेयर ने कुरान हाथ में लेकर शपथ ली है। इसके साथ ही हाई प्रोफाइल पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के मेयर बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट टाउन क्रांस मोंटाना में नए साल के जश्न के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के ले कॉन्स्टलेशन बार में हुए एक भीषण विस्फोट में दर्जनों लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 100 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये घटना गुरुवार सुबह करीब 1:30 बजे हुई, जब पर्यटक नया साल मना रहे थे। विस्फोट के बाद इमारत में आग लग गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि धमाके के दौरान इमारत में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मौके पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान के बाद ताइवान के राष्ट्रपति लाई ने देश की संप्रभुता की रक्षा का वादा किया है। राष्ट्र के नाम संदेश में ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन के सैन्य अभ्यास को बेहद उकसावे वाला बताया है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई ने साफ किया है कि उनका रुख हमेशा राष्ट्रीय संप्रभुता की मजबूती से रक्षा करना, राष्ट्रीय रक्षा और पूरे समाज की सहन शक्ति को मजबूत करना है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति ने ताइवान को लेकर दावा किया था कि ताइवान में चीन के विलय को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ताइवान के अधिग्रहण को समय की मांग करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड को वापस बुलाने की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने अपराध बढ़ने पर फिर से सैन्य तैनाती की चेतावनी भी दी है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कई संघीय अदालतों और सुप्रीम कोर्ट ने इन तैनातियों को राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया था। स्थानीय नेताओं और डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप के इस कदम को कानूनी हार छिपाने की कोशिश करार देते हुए इसे राजनीतिक पैंतरेबाजी कहा है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ड्रग तस्करी से जुड़ी 3 नौकाओं पर हमले किए। इन नौकाओं पर किए गए नए हमलों में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। यूएस साउदर्न कमांड ने कहा कि 3 नार्को ट्रैफिकिंग नौकाओं को निशाना बनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक काफिले के रूप में चल रही थीं। पहली मुठभेड़ में नाव पर सवार 3 नार्को टेररिस्ट मारे गए। इसके बाद बाकी नार्को टेररिस्ट ने दूसरी 2 नौकाएं छोड़ दी, समुद्र में कूद गए। बाद में दोनों नौकाओं को डुबो दिया गया। ईरान के फासा शहर में बढ़ती महंगाई और रियाल के अवमूल्यन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की और पत्थरबाजी की। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को इमारत पर पत्थर फेंकते और गेट तोड़ते हुए दिखाया गया है। विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने प्रदर्शनकारियों के समक्ष बातचीत का प्रस्ताव रखा है।